मेरी बहुत गरीब घर में शादी हुई थी। मैं बहुत परेशान रहती थी। फिर एक दिन दंग रह गई जब अगले दिन ही पति हनीमून पर ले गया। रोज अलग अलग महंगे होटल में जाकर रहते। एक दिन होटल से बाहर निकल रहे थे। मैनेजर बोला, जो काम तुम अपने पति के लिए करती हो मेरे लिए करो, मैं माला माल कर दूंगा। यह सुनते रूह कांप गई जब उसने मेरी एक वीडियो दिखाई। मेरी शादी का दूसरा दिन था और मेरा मूड बुरी तरह से खराब था क्योंकि मुँह दिखाई में मुझे मेरी सास और मेरे पति ने एक पतली सी अंगूठी दी थी जिसके बारे में मुझे पूरा यकीन था कि यह नकली ही होगी क्योंकि इन लोगों की इतनी औकात नहीं थी कि सोने की अंगूठी लेते। मैं सोच रही थी जब मेरी दोस्त और मेरी कजिन वगैरह मुझसे मुँह दिखाई के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, क्योंकि मैंने तो शुरू से ही बड़े बोल रखे थे कि मैं तो किसी ऐसे घर में शादी करके जाऊंगी जहाँ पर गाड़ियाँ होंगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, बड़ा सा आलीशान घर होगा। मगर मुझे क्या मालूम था कि मेरी किस्मत मुझे इस टूटे फूटे से 2 कमरे के घर में लाकर फेंकेगी। मेरी जितनी हसीन बीवी मेरे पति को मिल गई थी उसका तो खुशी के मारे कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन मैं इस शादी को लेकर खुश नहीं थी क्योंकि मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। मुझे तो किसी महल की रानी बनना था, न कि छोटे से घर की नौकरानी। इसलिए शादी की दूसरी सुबह ही मेरा मिजाज और मेरा मूड बहुत खराब था और मैं सोच रही थी कि अब क्या करूं। मेरी सारी जिंदगी सिसकते हुए ही गुजरेगी। अभी मैं इन सोचों में थी कि मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। मुझसे कहने लगा कि जल्दी करो, अपना और मेरा सामान पैक करो, हम हनीमून पर जा रहे हैं। इसकी बात मुझे एक जोक लगी और मैं हंसते हुए बोली, भला ये हनीमून वाले चोचले तो अमीरों के होते हैं, ये गरीबों की बस की बात कहाँ। मैंने कहा कि आप सुबह ही मजाक करना शुरू हो गए तो वह मुझे कहने लगा कि मैं तुमसे क्यों मजाक करूंगा, कुछ ही देर में हमें मनाली के लिए रवाना होना है, तुम जल्दी से अपने कुछ कपड़े बैग में रख लो। मेरा तो बैग वैसे ही तैयार है। मैं तो उनकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई कि वह क्या सच था जो मेरी कानों ने सुना है। क्या हम वाकई हनीमून के लिए मनाली जा रहे थे? और मेरे पति के यूं कहने का क्या मतलब था कि इसका बैग तो तैयार रहता है, यानी इसका मतलब यही था कि वह पहले भी मनाली जाता रहता है। मैंने देखा उसने अलमारी से अपना बैग निकाला जिसमें उसके पहले से 2-4 जोड़े कपड़े पड़े हुए थे और उसका आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ उसी के अंदर था। मैंने कहा कि मेरा आईडी कार्ड मम्मी के घर है तो मेरा पति कहने लगा कि इसकी फिक्र न करो, मैंने पहले से ही सारे इंतजाम कर रखा है, बस तुम जल्दी से तैयारी करो। और मुझे ये कहता हुआ बाहर चला गया। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर मैंने जल्दी जल्दी एक बैग में कुछ कपड़े और ज़रूरी चीज़ें रखी और हम दोनों बस स्टॉप की तरफ चले गए। मनाली जाकर मुझे यकीन आया कि मैं ख्वाबों की ज़मीन पर आ चुकी हूँ। लेकिन मैं हैरान थी कि जितने गरीब घर में मेरी शादी हुई थी हम यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए तो हज़ारों रुपए चाहिए, इतने पैसे इन लोगों के पास कहाँ से आ गए। मेरे पति ने महंगे होटल में कमरा बुक करवाया था और हम लोग सारा दिन घूमते फिरते और शॉपिंग करते रहते थे। इस बीच मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश की थी, यहाँ पर आने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए, तो वह हर बार मेरी बात टाल जाता और कहता कि तुम आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो, मैं तुम्हें यहाँ पर मज़े करवाने लाया हूँ तो तुम वही करो। फिर मैंने भी पूछना मुनासिब नहीं समझा, नहीं मैंने ज़्यादा जोर दिया। मेरे पति ने मुझे महंगे कपड़े और जूते दिलवाए, यहाँ तक कि उसने कुछ ही दिनों में मेरी शॉपिंग पर लाखों का खर्चा कर दिया। मेरा हुलिया काफ़ी बदल गया था। मैंने वैसा ही हुलिया बना लिया जिसको बनाने की मैं वर्षों से ख्वाहिश रखती थी, मगर पहले गरीबी और दूसरा अपने घर के माहौल की वजह से मैं कभी ऐसी ड्रेसिंग नहीं कर पाई। तो मैं अपने सारे अरमान यहाँ आकर पूरे कर रही थी। मैंने पैंट शर्ट पहननी शुरू कर दी और गले में छोटा सा मफलर लिए, आंखों में मेकअप और बालों की हेयर स्टाइल के साथ ऊंची एड़ी वाले जूते। मुझे अगर कोई देख लेता तो पहचान नहीं पाता कि मैं वही गरीब लड़की हूँ। शुरू में मुझे लगा कि शायद मेरे पति को मेरे ऐसे होने पर एतराज़ होगा, मगर उसने तो मुझे कुछ नहीं कहा था, बल्कि उल्टा मेरी तारीफ की थी। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वह खुली मिजाज का है, ऐसी छोटी मोटी बातों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर मुझे अपने पति पर फख्र भी था। मैं कहती कि अच्छा हुआ मेरी शादी इससे हो गई, वरना कोई और होता तो कभी मुझे इतनी ऐश करवा ही नहीं सकता था। और इस बात से मुझे हैरानी जरूर थी, इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से थे, मगर मैंने इस सवाल को पूछना ज़रूरी नहीं समझा। मेरी शादी अनजान लोगों में हुई थी, हम लोग इन्हें पहले से नहीं जानते थे। मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी और मैं ही सबसे ज़्यादा हसीन थी। लोग मेरे हुस्न की तारीफ करते नहीं थकते थे। रिश्तेदारों में सबकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे अपनी बहू बनाए, मगर मैंने मम्मी को साफ साफ मना कर दिया था कि मैं रिश्तेदारों में ब्याह कर नहीं जाऊंगी।
क्योंकि मैं जानती थी कि सारे रिश्तेदार हमारी तरह ही गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं और मैं एक गरीबी से निकलकर दूसरी गरीबी में हरगिज नहीं जाना चाहती थी। मैंने मम्मी को साफ मना कर दिया था कि मैं किसी गरीब आदमी से शादी नहीं करूंगी। मुझे तो किसी अमीर घर में ब्याह कर जाना है, तो तुम मेरे लिए कोई अमीर रिश्ता तलाश करो। अमीर लोगों को भी आजकल दहेज बहुत चाहिए होता है और हम ठहरे गरीब मजदूर लोग, हम लोग लंबा चौड़ा दहेज कैसे बना सकते थे। इसलिए अमीर रिश्ता कोई आता नहीं था और जो गरीब रिश्ते मेरे लिए आते हैं उन्हें मैं मना कर देती थी और मेरी वजह से मेरी दूसरी बहनों के भी रिश्ते छूट जाते हैं। क्योंकि अगर मम्मी किसी छोटी बहन के लिए भी रिश्ते का कह देती तो वो लोग आकर मुझे ही पसंद कर जाते हैं और इस बात पर मेरी बहन मुझसे बहुत चिढ़ती थी। आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरी ख्वाहिश किसी अमीर घराने की बहू बनने की थी तो मैंने गरीब घर में शादी कैसे कर ली। हुआ कुछ यूँ था कि मैंने अपने घर वालों को अपनी एक दोस्त के कजिन से मिलाया था जो काफी अमीर था और मुझसे शादी करना चाहता था। मेरे घर वाले तैयार नहीं थे मगर मैंने जिद करके मना ही लिया कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उस अमीर लड़के से। लड़के के घर वाले भी नहीं मान रहे थे कि वह गरीब घर की लड़की को बहू बनाए, मगर अपने बेटे के कहने पर हमारे घर में आ गए और मंगनी करके चले गए। कुछ अरसे के बाद हम दोनों की जिद पर ही शादी की तारीख भी तय हो गई, मगर एन बारात वाले दिन मैं दुल्हन बनी उसका इंतजार कर रही थी तो उसने मुझे कॉल किया और बताया कि वह बारात लेकर नहीं आ सकता। वो अपने माँ बाप की बातों में आकर इस शहर को छोड़कर जा रहा था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मेरा सारा खानदान जमा था और बारात नहीं आई। मेरी और मेरे घर वालों की बहुत बेइज्जती हुई और हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि पता नहीं लड़की की बारात क्यों नहीं आई। पहले तो हमारे घर रिश्ते आते रहते थे मगर इस वाक़ये के बाद कोई हमारे घर रिश्ता लाना भी पसंद नहीं करता था। मगर फिर न जाने कैसे मेरे पति के घर वालों की तरफ से मेरा रिश्ता आ गया और मम्मी पापा ने बगैर कुछ सोचे समझे फौरन हाँ कर दी। मैं चूंकि शर्मिंदा थी कि पहले ही मैं अपने माँ बाप को काफ़ी बेइज्जत करवा चुकी हूँ, इसलिए मैंने इस बार एतराज़ नहीं किया कि मैं गरीब घर में नहीं जाऊंगी, बल्कि मैंने चुपचाप से शादी कर ली। मगर मैं अंदर से खुश नहीं थी कि मैं क्यों गरीब लोगों में आ गई। और अब शादी के फौरन बाद ही मेरे अपने पति के साथ यहाँ मनाली आकर घूमना फिरना तो मुझे ख्वाब लग रहा था। हम सुबह ही होटल से निकल जाते और सारा दिन सड़कों पर घूमते फिरते तस्वीर खिंचवाते और एक दूसरे की संगत में हंसते मुस्कुराते और फिर शाम ढले हम वापस आ जाते। मेरा तो जी नहीं भरता था कि मैं तस्वीरें और वीडियो बनवाती जाऊं और वापस जाकर सबको दिखाऊं कि जिस होटल में हम ठहरे थे मैं वहां के एक एक कोने पर और फिर कमरे में आकर भी बेतहाशा तस्वीरें बनवाती थी। मेरे पति ने कभी मुझे किसी काम से नहीं रोका, बल्कि वह हर काम में मेरा साथ देता था। हमें यहाँ पर घूमते फिरते 4 दिन हो चुके थे और मेरा ख्याल था कि शायद अब हम जाने लगी हैं, क्योंकि मेरे पति ने मुझे कहा था कि अपना सामान पैक कर लो। लेकिन जब हम किसी और होटल में गए तो मैं समझ गई कि लगता है अभी यहाँ पर और ठहरना पड़ेगा। वहाँ का मैनेजर शायद मेरे पति को जानता था। वो हमें देखकर बहुत खुश हुआ, हमें कहने लगा कि मैंने आप लोगों के लिए खास कमरा तैयार करवाए हैं, आप वहाँ आ जाइए। मेरी तो समझ नहीं आ रहा था कि उधर तो लोगों के हालात इतने खराब हैं, वहाँ तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती होगी और यहाँ मेरे पति ऐसे खर्चा कर रहा है जैसे करोड़पति हो। जब अपने पति से इस बारे में पूछा तो वह कहने लगा कि तुम किसी को मत बताना कि मैं इतना अमीर हूँ। मैंने सभी को यह बताया हूँ कि मैं बहुत गरीब हूँ, क्योंकि अमीर लोगों से भी रिश्तेदार पैसा मांगना शुरू हो जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि इन्हें अपनी असलियत बताएं ही ना। यह बात भी मुझे ठीक लगी थी कि अगर कोई अमीर रिश्तेदार हो तो फिर बाकी के रिश्तेदार उससे बेवजह के ताल्लुकात बनाते हैं और हर वक्त पैसे मांगते रहते हैं। उस दिन मेरा पति मुझसे कहने लगा कि क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहनों की शादी भी ऐसी अमीर लोगों में हो। मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। तो वो कहने लगा कि यहाँ मनाली में मेरे कुछ दोस्त हैं, इनके घर वालों को इनके रिश्ते की तलाश है, अगर कहो तो तुम्हारी बहनों के लिए बात चलाऊं। मैंने कहा कि इससे अच्छी बात और क्या होगी। मैंने उसी वक्त अपने घर पर फ़ोन किया और इन्हें सारे हालात वगैरह बताए कि देखिए मैं यहाँ पर कितनी खुश और किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरी बहनें और मेरे बाप और मुझे इस तरह मनाली में देखकर काफ़ी हैरान हुए थे और खुश भी। मेरे पति ने कहा था कि एक शर्त पर तुम्हारी बहनों की शादी यहाँ के लड़कों से हो सकती है कि अगर तुम लोग अपने शहर में इस बात का चर्चा ना करो, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया तो फिर वो लोग मुझे कहेंगे कि मैं इनकी बेटियों को भी यहाँ बुलाकर इनकी शादी करवा दूँ। मैंने पति के कहने के मुताबिक राजदारी से अपनी बहनों को यहाँ पर बुलवा लिया। उनके यहाँ पर आने की तमाम इंतजाम मेरे पति ने किए थे। जिन लड़कों से मेरे पति ने मुझे मिलवाया था
कि इनके साथ तुम्हारी बहनों की शादी की जाएगी। वह वाकई बहुत अमीर थे और यहाँ के एक रईस फैमिली से ताल्लुक रखते थे। मैं तो अपनी बहनों के लिए बहुत खुश थी कि वो भी यहाँ पर आकर रहने लग जाएंगी। 2 दिनों के बाद उनका सादगी से शादी कर दिया गया और वो दोनों अपने पति के संग विदा हो गए। हम अभी तक उसी होटल में ठहरे थे और मैनेजर हम दोनों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा पति यहाँ का रेगुलर कस्टमर है, इसलिए वो मेरे पति से बहुत अच्छे से आगाह है। मैंने अपने पति को कहा कि हम भी हमेशा के लिए यहीं पर रह जाते हैं, तो कहने लगा कि नहीं, हम यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं, हमें कुछ दिन बाद वापस जाना होगा, लेकिन अगर तुम कहोगी तो हम फिर कुछ अरसे के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। उसने वापसी के टिकट करवा लिए, जो कि 4 दिन के बाद की थी, और मैं चाहती थी मैं इन दिनों को अच्छे से गुजार लूँ ताकि मेरे पास अच्छी अच्छी यादें जमा हो जाएं। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि इन दिनों में उसे बहुत ज़्यादा काम है, लिहाजा मैं होटल में ही रहूं, और वह सुबह का गया रात को वापस आ जाता था। मैंने नोट किया था कि अब चूंकि मैं अकेली होती हूं तो वह मैनेजर मुझे अजीब सी नज़रों से घूरता रहता है। मुझे उसकी नज़रें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती थी कि उसकी नज़रों में मेरे लिए क्या था, इसलिए मैं कोशिश करती थी कि इस घटिया आदमी के साथ मेरा आमना सामना ही न हो। उस दिन मैं सोच ही रही थी कि मैं बाहर जाकर थोड़ा सा घूम फिर आऊं, क्योंकि कमरे में मैं बोर हो रही थी। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली, मेरा सामना मैनेजर से हो गया, जो मुझे देखते ही मुस्कुराया और मेरे करीब आने लगा। तो मैं डरकर वहां से भागकर दोबारा अपने कमरे में बंद हो गई। लेकिन मैं कितनी देर तक कमरे में बंद रह सकती थी? मेरे पति तो सुबह का गया रात को वापस आता था और मैं कमरे में सारा दिन बोर हो जाती थी। तो मैंने यही सोचा कि मैं भी बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर ही आया करूं। लेकिन इस मैनेजर की वजह से मेरा प्लान फेल हो गया था। अब मैं सोच रही थी कि मुझे इससे डरने की क्या जरूरत, मैं उससे साफ साफ बात करूंगी और अगर इसने मुझे कुछ भी कहने की कोशिश की तो मैं शोर मचा दूंगी। थोड़ी देर बाद मैं हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली। अभी मैं होटल से बाहर निकल ही रही थी, मैंने देखा कि वो मैनेजर नीचे बिल्कुल सामने बैठा है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कोई बात करना चाह रहा है। वो मेरे करीब आया और कहने लगा कि मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा बताएं, आपको क्या मसला है? लेकिन उसी वक्त न जाने कहां से मेरा पति आ गया और उसे देखकर वो मैनेजर घबराकर वहां से चला गया। मेरे पति ने उसे तो नहीं देखा, मगर मुझे देखकर वह काफी हैरान हुआ। मुझे कहने लगा कि तुम यहाँ पर नीचे क्या कर रही हो? तुम्हें तो कमरे में होना चाहिए था। मैंने कहा कि तुम तो सारा दिन बाहर होते हो, मैं बोर हो रही थी इसलिए सोचा कि थोड़ा मार्केट के ही चक्कर लगा लूं। तो वह गुस्से में बोला कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे बगैर तुम्हें यहाँ से निकलने की जरूरत नहीं, तो तुम क्यों बाहर निकली हो? चलो मेरे साथ कमरे में वापस चलो। मैं उसका अंदाज देखकर बहुत हैरान हुई कि उसने मुझसे लहजे में बात नहीं की थी। ये तो काफी खुले दिमाग का बंदा था, तो फिर मेरे अकेले नीचे आने से उसे क्यों इतराज हुआ? कमरे में जाकर भी उसने यही कहा कि मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, मगर तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगी। वो शायद अपना कुछ सामान वगैरह लेने आया था। कुछ देर के बाद वो अपना छोटा सा बैग लेकर दोबारा बाहर चला गया, लेकिन जाने से पहले मुझे चेतावनी देना नहीं भूला कि मैं कमरे में ही रहूं। मेरे पति के जाने के कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और वही मैनेजर इजाजत लेकर अंदर आया। कहने लगा कि मुझे आपसे बात करनी है, और उसने कहा कि तुम जो काम अपने पति के लिए करती हो, भला इसमें तुम्हें क्या फायदा? सारे पैसा तो तुम्हारा पति ले लेता है, तुम वही काम मेरे लिए करो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, हीरे और जेवरात में तौल दूंगा। मैंने नासमझी और उलझन से देखा कि ओ ये क्या बात कर रहा है, मैं क्या काम करती हूँ भला अपने पति के लिए? मैं तो कुछ भी इसके लिए नहीं करती। लेकिन उसने मेरी तरफ देखे बगैर अपनी बात जारी रखी और कहने लगा कि तुम मुझे कल तक सोचकर बता दो, अगर वही काम तुम मेरे लिए करोगी तो तुम्हें बहुत फायदा होगा, लेकिन जब तक अपने पति के लिए काम करती रहोगी तुम्हें बिल्कुल फायदा नहीं होगा। वो तो यह कहकर चला गया, मगर मुझे अच्छे खासे शक में डाल दिया कि आखिर मेरे पति ने उसे अपने काम के मुताबिक ऐसा क्या बता रखा कि वो मुझसे डील ही करने आ गया। मेरा पति तो मुझसे यही कहा था कि उसका यहाँ पर छोटा मोटा सा कारोबार है और वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, मनाली की चीज़ों को दूसरे शहरों में भेजता है। तो फिर वो मैनेजर किस काम की बात कर रहा था? काफ़ी देर मैं सोचती रही, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। मैंने उसकी बात को अपने जहन से ही निकाल दिया और अपनी बहन को कॉल मिलाने लगी। लेकिन अजीब बात थी, न तो एक बहन कॉल उठा रही थी और ना ही दूसरी। मैं पिछले 3 दिन से उन्हें कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगता था कि वो भी अपने हनीमून को एंजॉय कर रही थी और बिजी हैं, तभी मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रही हैं। मैं यहाँ कमरे में कैद नहीं रह सकती थी। न जाने मेरे पति ने मुझ पर कैसी पाबंदी लगा दी थी। 2 दिनों में ही मैं उकता गई थी।
आखिर तीसरे दिन मैंने सोचा कि मेरे पति को क्या पता चलेगा कि मैं कमरे से बाहर निकली हूँ या नहीं। थोड़ी देर के लिए बाहर ताज़ा हवा में सांस लेने चली जाती हूँ और आधे घंटे के बाद वापस आ जाऊंगी। यही सोचकर मैं कमरे से बाहर निकली तो वो मैनेजर फिर से मेरे सामने आ गया और कहने लगा कि तुमने क्या सोचा, फिर तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरी डील मंजूर करोगी या नहीं। मैंने उसे कहा कि देखो, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तो अपने पति के लिए कुछ भी नहीं करती, बल्कि उसका यहाँ छोटा मोटा सा कारोबार है। मैंने तो कभी सारी जिंदगी में भी कोई काम नहीं किया, तो अब तुम किस काम की उम्मीद रखते हो? वो मुझसे कहने लगा, या तो तुम बहुत ही मासूम हो या फिर मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। क्या तुम्हें सच में नहीं मालूम कि तुम्हारे पति का क्या काम धंधा है? अगर नहीं मालूम तो फिर तुम इसकी मदद कैसे कर रही हो और क्यों कर रही हो? मैं चकरा कर रह गई और मैंने उससे कहा कि तुम मुझे खुलकर बताओ कि क्या बात कर रहे हो, मुझे तो तुम्हारी बात नहीं समझ में आ रही। कहने लगा कि मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, इसे देखकर तुम सब समझ जाओगी। लेकिन वो वीडियो मैं तुम्हें यहाँ नहीं दिखा सकता। यहाँ पर हर तरफ कैमरे हैं और हमारी एक एक हरकत को देखा जा रहा है। तुम ऐसा करो कि होटल की पिछली साइड पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहां आकर वीडियो दिखाता हूँ। मैं सारे मामले को लेकर शक में हो गई थी और मुझे लग रहा था जैसे कुछ तो गलत है। मुझे शायद मैनेजर की बात मानकर पिछले हिस्से में नहीं जाना चाहिए, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। मगर मैं अपनी जिज्ञासा के हाथों मजबूर हो गई थी और यह जानना चाहती थी कि मेरे पति का ऐसा क्या काम है जिसमें मैं भी शामिल हूँ। इसलिए मैं ना चाहते हुए भी होटल की पिछली तरफ आ गई। 10 मिनट के बाद वो मैनेजर भी आ गया। उसके हाथ में मोबाइल था। उसने आते ही एक वीडियो मेरे सामने कर दी और कहने लगा कि ये वीडियो देख लो, फिर तुम्हें मेरी सारी बातों की समझ आ जाएगी। वो वीडियो मैंने देखी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि उस वीडियो में तो मेरी बहनें नजर आ रही थी, जिनको मैं और मेरा पति अपने साथ लेकर एक होटल में जा रहे थे। ये तब की बात है जब हम इन्हें यहाँ मनाली लेकर आए थे। मैं हैरान हुई और कहा कि यह वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो हंसते हुए कहने लगा कि ये मत पूछो कि मेरे पास कहाँ से आई है, यह देखो कि इस वीडियो को देखकर साफ लग रहा है कि तुम भी अपने पति के इस कारोबार में बराबर की शरीक हो। मैं तो चीख ही पड़ी और कहा कि कैसा कारोबार, तुम क्या बात कर रहे हो? और ये दोनों तो मेरी बहनें हैं जो इधर आई थी। मैं और मेरा पति इन्हें लेने गए थे और अपने साथ लेकर एक होटल में आ गए थे। इस वीडियो में कहाँ से कोई कारोबार नजर आ रहा है? मेरी बात सुनकर एकदम चौंक गया। उसे शायद मालूम नहीं था कि वो जिन लड़कियों को वीडियो मुझे दिखा रहा था वो मेरी ही बहनें हैं। एकदम उसने मेरे हाथ से अपना मोबाइल खींचा और भागता हुआ वहां से चला गया। तो मैं भी उलझते हुए अपने कमरे में आ गई कि आखिर ये मुझसे चाहता क्या था, और मुझे तो इसकी किसी बात की समझ नहीं आई थी। रात को मेरे कमरे में ही खाना आ जाता था और मैं खाना खाकर सो जाती थी, पर फिर कहीं जाकर मेरा पति वापस आता था। आज खाना खाने के लिए जैसे ही मैं ट्रे की ढक्कन हटाई तो एक कागज पर नजर पड़ते ही मैं चौंक गई। उस कागज को मैंने खोलकर देखा तो उस पर एक ही बात लिखी हुई थी, 1 घंटे के बाद यहाँ पर पुलिस का छापा पड़ेगा। अगर तुम यहाँ से नहीं भागोगी तो तुम पुलिस के हाथ आ जाओगी। कि यह कागज किसने भेजी थी और क्यों? ये कोई संगीन मजाक हो रहा था? भला पुलिस होटल पर क्यों आएगी और मुझे क्यों गिरफ्तार करेगी? मैंने क्या गलत किया है? मैं तो अपने पति के साथ कानूनी तौर पर यहाँ आई थी और कानूनी तौर पर ही इस होटल में रह रही थी। अभी रात के 9 बजे थे और मेरे पति की वापसी 12 बजे से पहले नहीं होनी थी। मैंने उसे कॉल करने की बहुत कोशिश की, मगर वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर यह बात सच होती तो मैं क्या करती? अभी मैं यह सोच ही रही थी, उसी वक्त मुझे मेरे पति की कॉल आई और मुझसे कहने लगा कि मैंने तुम्हें अभी अभी एक संदेश भेजा है। तुम ऐसा करो कि जल्दी से हमारे सारे कागजात और चीजें वगैरह पैक करो और नीचे आ जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने सुकून का सांस लिया कि मेरे पति ने ही भेजा था। मैंने जल्दी से सारी चीजें पैक की और होटल के दरवाजे से बाहर निकलने ही लगी थी कि अचानक मुझे अपने पीछे मैनेजर की आवाज सुनाई पड़ी और मुझे कह रहा था कि मैं बाहर निकलकर जल्दी से गाड़ी में बैठूं, और मेरा पति वहां से गाड़ी भगा कर ले गया। मैंने उसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि होटल पर छापा पड़ने वाला है? वह कहने लगा कि बस ऐसी खबरें मिल ही जाती हैं, तुम शुक्र अदा करो कि तुम वक्त पर वहां से बाहर निकल आई। मैंने कहा कि मुझे मेरी बहनों के पास मिलाने ले चलो, क्योंकि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे उनकी फिक्र हो रही है कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। मेरा पति कहने लगा कि वह दोनों बिल्कुल ठीक हैं, तुम इनकी फिक्र ना करो। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इनके पतियों से बात की है, हमें भी वापसी के लिए निकलना होगा। जब हम दोबारा यहाँ आएंगे तो तुम इनसे मिल लेना।
अभी हम बात ही कर रहे थे कि अचानक हर तरफ से पुलिस के हॉर्न की आवाज़ आने लगी और पुलिस की गाड़ी ने हमारा रास्ता रोक लिया। मेरे पति पुलिस की गाड़ी को देखकर डर गया और इसके मुंह से निकला कि इनको मेरे बारे में किसने खबर दी थी। मैंने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए कहा कि इनको मैंने तुम्हारे बारे में कॉल करके खबर की थी और मैं बाहर आ गई। पुलिस ने उसे हथकड़ियाँ पहनाना शुरू कर दी। मेरे जहन में वो मंजर घूमा जो बाहर निकलने से पहले मैनेजर कुछ कह रहा था। मैंने मुड़कर उसे देखा तो उस मैनेजर ने मुझसे कहा था कि अपने पति से बचकर रहना, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इसकी असलियत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तुम एक मासूम लड़की हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इससे दूर हो जाओ और सबसे पहले अपनी बहनों को बचाओ। वो आदमी फ्रॉड है, वो तुम्हारी बहनों को बेच चुका है। मैं तो सुनकर दंग ही रह गई थी। बाहर निकलते निकलते मैं पुलिस को कॉल कर चुकी। जांच के बाद जो हकीकत सामने आई थी वो ये थी कि मेरा पति एक धोखेबाज शख्स था। वो लड़कियों से शादी करके फिर उन्हें यहाँ बेच देता था। इसके साथ ही लड़कियों को अलग अलग बहानों से दूसरे शहरों की लड़कियों को यहाँ मनाली में बुलवाता था, फिर इन्हें यहाँ अमीर लोगों के पास भिजवा दिया जाता था। मेरे पति ने मुझे और मेरी बहनों को बेवकूफ़ बनाकर इन्हें भी यहाँ बुलवा लिया और इनके साथ भी यही किया। मैनेजर मेरे पति के बारे में सब जानता था। उसको यह गलतफहमी थी कि मैं अपने पति के साथ मिलकर यह काम करती थी। उसने मुझे अपने साथ काम करने की ऑफर दी क्योंकि इनका होटल भी इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल होता था। मेरे पति ने मुझ पर नज़र रखी हुई थी और उसको इसके आदमी ने बताया था कि वह होटल का मैनेजर मुझे इसके खिलाफ भड़का रहा है, इसलिए मेरे पति ने इससे बदला लेने के लिए पुलिस को खबर कर दी। इसके होटल पर छापा पड़ा मगर वह खुद भी पकड़ा गया था। इसका इरादा मेरे साथ भी वही सब कुछ करने का था जो बाकियों के साथ करता था। वो तो एन वक्त पर मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और पुलिस को कॉल कर ली और बच गई। पुलिस छापे मारे थे और सभी अपराधियों को पकड़कर ले गए जो जो इस काम में शामिल थे। मेरी बहनों को भी छुड़वा लिया गया था और हम तीनों को वापस अपने शहर भेज दिया गया। यह सब मेरा ही कसूर था। मुझे शुरू से ही सचेत हो जाना चाहिए था, मगर मैं नज़रअंदाज करती रही और ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी बहनों की भी जिंदगी खराब की। काश मुझे अमीर बनने का लालच नहीं होता। मेरी लालच की वजह से ये दिन देखना पड़ा था। उसको तो उधर ही सजा हो चुकी थी, मगर मैं यहाँ बहुत कुछ सह रही थी। लोगों के ताने और बातें वो भी सजा ही थी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।